मेरा कॉल है, ये कानून आएगा तो इंशाल्लाह ये कानून जाएगा भी, मेरा कॉल है, मैं उस पर कायम हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन हो रही है, आप हौसला मत हारें। 5 तारीख को पता लग जाएगा ना। कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? देखिए, सबसे 80 फार्मूला तो वही है, कोई नया फार्मूला बता नहीं दूंगा मैं। पहले बुद्ध समाज के साथ हमारी बातचीत चल रही है, मैं उनके कितने आंदोलनों में जा रहा हूँ, उनसे बातचीत हो रही है। अगर मुझे तो ये था कि अगर हम ये केस जीत भी जाएँ तो हमें बुद्ध समाज के साथ जो यही ज्यादती हो रही है तब भी जाके उनकी लड़ाई रखनी है, उनको पहले रखना है अपने से, क्योंकि उनके साथ ये जुल्म 1949 से हो रहा है। वहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग का कंट्रोल है, बुद्धिस्ट समाज के 4 लोग हैं, वो भी सरकारी बनाए हुए। तो हमें ये बिल्कुल होने नहीं देना है। हमने सिखों से भी बात चल रही है, हमारी क्रिश्चियन से भी चल रही है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी से सबसे बात चल रही है। हम सब मिलके जॉइंट प्रोटेस्ट करेंगे, 80% न्याय मिलता है। प्रोटेस्ट से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दोनों पक्ष कह रहा है कि हमारी जीत हुई है। आपको क्या लग रहा है, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई है? देखिए, मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो संविधान की हार हो रही है, और किसी की जीत हो या हार हो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन जो हो रहा है वो संविधान के ऊपर कुठाराघात के बाद कुठाराघात हो रहा है। 2 दिन से जो हमारे देश के 2 नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं सरकार के, सॉलिसिटर जनरल साहब, वो अदालत को अपनी पोजीशन का मेरे ख्याल से इस्तेमाल करके ही 2 दिन से वो कल भी टाइम लिया उन्होंने, और आज भी ये कहा कि अभी केंद्र सरकार, देखिए उनका कॉन्फिडेंस देखिए, अभी हम रिटर्न में वो फाइल करेंगे अपना जवाब। और जज साहब ने उनकी बात मानी फिर भी, और उन्होंने फिर ये कहा बस कि, और क्योंकि चोरी तो करते हुए पकड़े जा रहे थे ना वो, तो सरकार की तरफ से यही कहा उन्होंने कि चलिए हम ये कह देते हैं कि एक तो हम जो वक्फ बाय यूज़र है उस पर कुछ नहीं करेंगे अभी अगली डेट तक, सिर्फ अगली डेट तक, और जो 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 वक्फ काउंसिल में और जो वक्फ बोर्ड में मेंबर बनाने हैं उसके लिए हम अगली डेट तक कुछ नहीं करेंगे। और जो कल के बहस में जो सामने आया है, 3 नुक्ते हैं सिर्फ, 2 नुक्ते तो मैंने आपको बता ही दिए, और तीसरा नुक्ता ये है कि जो डीएम साहब हैं वो इंक्वायरी करे बगैर किसी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं बता देंगे, मतलब इंक्वायरी शुरू करते ही नहीं बता देंगे। तो अगर 10-5 दिन की इंक्वायरी करके भी, या 5-10 मिनट की इंक्वायरी करके अगर वक्फ प्रॉपर्टी को वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बता देंगे तो इसमें क्या रिलीफ, फ़ायदा, जीत हासिल करके हमारे ये सारे उलेमाए सू और बैरिस्टर साहब बाहर आके, और वो हमारे ये अमानतुल्लाह साहब भी कौन से फतह के झंडे गाड़ के आ रहे हैं, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये सब जो आवाम में एक बेदारी आई है, जो अब वो प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो गई है, ये उसको झांसा देने के लिए ये सारे हमारे जितने भी उलेमाए सू हैं, वही हारने वाली टीम, फिर सारा टाइम बहस तो उसी टीम ने किया ना जो हमेशा हर केस हारती आई हमारा, वही टीम फिर चली गई। अब अरशद मदनी साहब तो ये केस हारने के बाद भी बता देंगे आपको, हम तो बाबरी मस्जिद की तरह ये भी केस जीत गए। सर, सब लोग पेटिशन डाल रहे थे लेकिन आपकी पेटिशन नहीं दिखी, क्या वजह है? मैं तो गुलाम छोटा आदमी हूँ ना, मुझे चीज़ों को समझने में, सबूत इकट्ठे करने में टाइम लगता है ना, प्लान करने में, अच्छे टेक्निक बनाने में, स्ट्रैटेजी बनाने में। किसी भी कम अकल आदमी को तो ज़्यादा टाइम ही लगेगा। ये बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। ईवीएम की जब लड़ाई हो रही थी, जब आप देखिए ना, 50 विद्वान लोग गए थे, 50 के 50 मुंह के बल धराशायी हुए। हम लोग गए थे, हमने मेहनत की थी, सबूत जुटाए थे, एक एक कदम पे पसीना और पता नहीं कितनी कितनी मेहनत करके जब हम केस जीत रहे हैं। आज भी हम जीत के आए हैं केस। क्या आप क्या मांग करते हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो नंबरबाजी का खेल हो रहा था ना कि मैंने पहले डाली और मैंने पहले डाली थी, कोर्ट ने कम से कम वो तो आज ख़त्म कर दिया काम, इसका टाइटल ही बदल दिया केस का। क्या आप मांग क्या करते हैं? 5 तारीख को जो अगली सुनवाई होगी, कानून रद्द होने चाहिए क्या? देखिए, मेरे मांग करने ना करने से कुछ होना नहीं है। वहाँ तो ये भी तय हो गया कि वही टीम है, वही 5 लोग बहस करेंगे, बाकी सब तो नंबरबाजी के लिए गए हुए ना वहाँ पे सिर्फ, और वो सब ने मान लिया। ये 72-75 जितने भी लोग हैं, वो 5 लोग बहस करेंगे, बाकी सब उनको पॉइंट लिख के बताएंगे। क्या चाहते हैं क्या आप? मैं क्या चाहूँगा, अभी जो हो रहा है मैं कम से कम वो तो जनता को बता दूँ। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये तो मुस्लिमों के पक्ष में आया है, ये तो जो कब्जा हुआ, कब्जा मुक्त कराने के लिए कानून लाया गया है, आप लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कहाँ कहा है कब्जा मुक्त कराने के लिए कानून आया है? गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कहा। गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं। अब अमित शाह जी, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी से समर्थित कोई भी व्यक्ति जब भी बात बोलेगा, सच कभी बोल ही नहीं सकते, उसके आगे ना लगाया आपने। मैंने कितनी पहले से फार्मूला बता रखा है, उनके हर लाइन सेंटेंस से पहले ना लगाओ।
15 लाख मिलेंगे मतलब 15 लाख ना, 15 लाख नहीं मिलेंगे। 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी मतलब 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो नहीं लगाया नहीं आपने, आप वैसे पढ़े जा रहे हो। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे ईमानदार या बेईमान जो अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, उनको वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज़ चुराने के लिए नहीं, लूट लेने के लिए, होलसेल में लूट लेने के लिए ये कानून बनाया गया। इसकी कोई दूसरी वजह है ही नहीं। उसके अलावा उसके लिए ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या कानून रद्द होने का कोई रास्ता बन सकता है क्या? बिल्कुल, ये मैंने कॉल दिया है। मैं कोई आरएसएस से संबंधित तो हूँ नहीं, तो मैं जो बोलूँगा सच ही बोलूँगा ना। मेरा कॉल है, ये कानून आएगा तो इंशाल्लाह ये कानून जाएगा भी। मेरा कॉल है, मैं उस पर कायम हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन हो रही है। आप हौसला मत हारें, 5 तारीख को पता लग जाएगा ना। कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? देखिए, सबसे 80 फार्मूला तो वही है, कोई नया फार्मूला बता नहीं दूंगा मैं। पहले बुद्ध समाज के साथ हमारी बातचीत चल रही है, मैं उनके कितने आंदोलनों में जा रहा हूँ, उनसे बातचीत हो रही है। अगर मुझे तो ये था कि अगर हम ये केस जीत भी जाएं तो हमें बुद्ध समाज के साथ जो यही ज्यादती हो रही है तब भी जाके उनकी लड़ाई रखनी है, उनको पहले रखना है अपने से, क्योंकि उनके साथ ये जुल्म 1949 से हो रहा है। वहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग का कंट्रोल है, बुद्धिस्ट समाज के 4 लोग हैं, वो भी सरकारी बनाए हुए। तो हमें ये बिल्कुल होने नहीं देना है। हमने सिखों से भी बात चल रही है, हमारी क्रिश्चियन से भी चल रही है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी से सबसे बात चल रही है। हम सब मिलके जॉइंट प्रोटेस्ट करेंगे, 80% न्याय मिलता है। प्रोटेस्ट लेकिन अमित शाह कह रहे हैं सदन कानून बनाया है, मानना तो पड़ेगा चाहे कोई भी हो। कोई बात नहीं, हमने तो किसान आंदोलन भी देखा है, सीए एनआरसी भी देखा है। आज तक लागू हो गया एनआरसी? बताओ मुझे आप। किसान आंदोलन के बाद तो हाथ जोड़ के मोदी जी ने विड्रॉ किया था ना कानून। SC ST एक्ट में तब्दीलियां की थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया था कि नहीं किया था? सरकार ने कानून में तब्दीली लाई थी, नहीं लाई थी? एक एग्जाम्पल नहीं है। रीढ़ की हड्डी चाहिए और ईमान वाले अम्बेडकरवादी चाहिए। सरकारें देश की जनता की नौकर होती हैं, पार्लियामेंट देश की जनता की नौकर होती है। तो पार्लियामेंट के मेंबर्स देश की जनता के नौकर होते हैं, उन्हें वही करना पड़ेगा जो देश की जनता चाहेगी। एक बात। दूसरी बात, जब ये मशीनों की सरकारें हट जाएंगी, जब पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, जब तो ईमानदार सरकारें आएंगी, तब ये कानून जो हमने सबके लिए बनाया है, जिसमें जो धार्मिक प्रॉपर्टीज़ चुराने की सज़ा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक होगी, जिसमें धार्मिक प्रॉपर्टीज़ की निगरानी करने के लिए एक मैप बनाया जाएगा पूरे देश का इकट्ठा, जिसमें एनक्रोचमेंट हो रही है, चोरी हो रही है, क्या हो रहा है वो आंखों से सब देख पाएंगे और रिपोर्ट भी कर पाएंगे, जिसमें सभी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी अपनी सुरक्षा एजेंसियां बनाने का अधिकार होगा अपनी प्रॉपर्टीज़ की रक्षा करने के लिए, जिसमें कॉरपोरेशन बनाई जाएगी हर एक धार्मिक समुदाय की अलग, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ की अच्छे से अच्छा जो आजकल तो पूरी दुनिया से इसके बारे में फाइनेंस जनरेट किए जा सकते हैं ना, वो लेके उनका बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल कोई रिसर्च के सेंटर्स बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेट करने के लिए ये कॉरपोरेशन बनाया जाएगा हर एक के लिए, और चोरी करने वालों को उम्र कैद तक की सज़ा होगी। ऐसा कानून सब मिलके हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे। जब अच्छी सरकार आएगी पेपर बैलेट के द्वारा, तो वो पार्लियामेंट वो बिल पास करेगी। वो हमारा आखिरी लक्ष्य है इस सब को बचाने का। तब तक तो ये लड़ाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हम बचा पाएँ उसके लिए है, उसके लिए भी आंदोलन की आवश्यकता है, और मजबूती से अच्छे केस लड़ने के, हारने के लिए नहीं केस लड़ने की ज़रूरत है, अच्छे मजबूती से केस। सड़क का रास्ता अपनाएंगे 100%। वही रास्ता तो 80% जीत का रास्ता है। जो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए मना करता है वो आरएसएस का एजेंट है, सीधी बात है। संजय निरुपम कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग के लिए तैयार रहिए, फिर अगर सरकार। संजय निरुपम साहब जेल के लिए तैयार रहे, मैं उनके लिए यही कह सकता हूँ। अगर वो अपराधियों की तरह बात करेंगे, आपराधिक कृत्य करने के लिए धमकी देंगे, तो वो जेल जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तैयार हो जाएं वो जेल जाने के लिए। तो क्या इसमें पूरे संशोधन कानून से दिक्कत है या फिर इसमें कुछ पॉइंट है जो उससे दिक्कत है? हमें ये पूरा का पूरा जो कानून बनाया है ये गैर संवैधानिक है, पूरी तरीके से निरस्त होना चाहिए। उससे कम जो भी उस पर हाँ करेगा वो आरएसएस और बीजेपी के साथ मिला हुआ है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। चाहे वो फैज़ान मुस्तफ़ा हो जो कह रहे हैं कि हाँ इसमें नॉन मुस्लिम भी होने चाहिए वक्फ बोर्ड में, वो आरएसएस के एजेंट हैं। जो 62 मस्जिदें मंदिर तोड़ के बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो भी आरएसएस के एजेंट हैं। जो लोग अरशद मदनी साहब जैसे हैं जो कह रहे हैं कि आंदोलन सड़कों पे नहीं होना चाहिए, वो भी आरएसएस के एजेंट हैं। जो भी व्यक्ति इस तरह की बात करता है वो अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू
जैसे लोगों को ये सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ होलसेल में चुरा के देने के लिए, लूट के देने के लिए साजिश में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहे हैं कि इसमें कुछ पॉइंट हैं जो अच्छे हैं। अभी समझाया जाएगा ना, अभी समझाने वाले लोग गए कहाँ अच्छे। वो तो आज ही तो हम जीत के आ रहे हैं एक केस। आज ही तो जयराम रमेश जी ने जो इतनी बड़ी साजिश की थी, हमारे सारे हाई कोर्ट के जितने भी केसेस थे उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करने के लिए इलेक्शन कमीशन एफिडेविट्स लगा रहा था। आज हम उससे निजात पा के आ रहे हैं। तो जब हम जैसे लोग जाके समझाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट को, तब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बात मानेगा। इसमें मुझे कोई शक और शुबे की करेंगे तैयारी के साथ, बगैर तैयारी के, भाग दौड़ में नहीं, आधी अधूरी तैयारी करके हारने के लिए नहीं करेंगे, कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। प्राची साहब, आप कह रहे हैं संविधान विरोधी कानून है, सरकार कह रही है संविधान के हिसाब से आया है सब कुछ। सरकार में मोदी जी कह रहे हैं ना लगाया आपने, बगैर ना लगाए पढ़ते हो ना, यही आपकी लोगों की कमी है। मुझे एक प्रावधान ऐसा बता दें जो संविधान के अनुरूप है। इसमें एक प्रावधान, सज़ा कम करना कानून संविधान के अनुरूप है, बाकी सब लोगों को उम्र कैद, वक्फ की प्रॉपर्टी चुराने के लिए 2 साल, पहले 3 थे बेचारे, 2 कर दिए। ये संविधान के अनुरूप रद्द 2 तरीके से मैंने बताया ना। एक तो पार्लियामेंट करेगी, जो अच्छी सरकार आएगी, पेपर बैलेट से जो जीत के आएगी वो करेगी, और दूसरी जो है अदालत के ज़रिए। और हम जो एप्लीकेशंस लगाएंगे, डीएम साहब, अगर ये डीएम साहब ही बन जाएंगे इसके इंचार्ज, तो उनको भी इतने आराम से थोड़ी करने देंगे हम, वहाँ भी हर जगह। लेकिन उसके लिए हमें लोगों के साथ की ज़रूरत है। मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, उसकी तैयारी करें। ये उलमाए सू से बात करना बंद कर दें और इनको पैसे देना बंद कर। मैं 4 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, वो सुनने महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, ये सब मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। आरएसएस के लोग 100 साल से मेहनत कर रहे हैं। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में 1920 से लेकर 1960 तक अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास जाएं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, और वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी लें। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड जो हुई होंगी 1920 से लेकर 1960 तक, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अदालत में जाके उनके ऑफिस से निकाला लें, पहला काम। दूसरा काम, 1956 या 54 से लेके आज तक जितने भी वक्फ के गज़ट हुए हैं, जो राज्य की सरकारों ने निकाले हैं या जो वक्फ बोर्ड के अंदर मौजूद होंगे, वो इकट्ठे करके डिस्ट्रिक्ट वाइज रखें। नंबर 3, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, जो खसरा खतौनी होती है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट की, सिर्फ वक्फ की नहीं, हर एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की सारी खसरा खतौनी पुरानी से पुरानी निकाल के रखें अपने पास, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज। आखिरी चीज़, डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी फौजदारी के या दीवानी के केस, चाहे वो वक्फ और मुतवल्ली वो केस वक्फ की ज़मीनों के हार ही क्यों ना गए हों, उनके सबके रिकॉर्ड्स निकाल के इकट्ठे करके रखें अपने पास। कोई फौजदारी के मुकदमे हुए हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे, उनका भी रिकॉर्ड निकाल के रखें। एफआईआर है, मुचलका है, कोई 107-51 की बांधने की जो वो है, कुछ भी है, वो सब के सब हारे या जीते केस, उसकी सारे का सारा रिकॉर्ड बना के अपने पास रखें। अगला प्रोग्राम में बताऊंगा, इस कानून को भी हम देखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत की ज़रूरत है, ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, और ये उलमाए सू और हमारे नेताओं से थोड़ा दूर हो जाइए। भाजपा के मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के काम में बाधा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार भी ऐसा करने लगेगी तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो किरण रिजिजू साहब जाके सुप्रीम कोर्ट में ताला डाल दें। सरकार के काम में सरकार को रास्ता दिखाने के लिए कि वो गैर कानूनी काम ना करें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुप्रीम कोर्ट की रचना की थी। अभी देश में बाबा साहब का संविधान ही लगता है। किरण रिजिजू साहब बुद्ध समाज के साथ आते हैं, वो अपने समाज के साथ तो न्याय कर नहीं पा रहे। इस प्रकार के तो वो व्यक्ति हो गए। मुझे दुख होता है, वो ट्राइबल हो के ऐसी बातें कर रहे हैं। ट्राइबल तो बहादुर लोग होते हैं, ये कैसे हो गया ऐसे। वो बुद्ध समाज के लिए जाके क्या किया उन्होंने, 5-5 ब्राह्मण बैठे हैं। बुद्धिस्ट समाज की जो सबसे बड़ी आस्था की जगह है बोध गया में, किरण रिजिजू साहब तो उसमें अपना ज़मीर नहीं दिखा पा रहे, रीढ़ की हड्डी नहीं दिखा नहीं पा रहे। तो इनसे क्या उम्मीद की जाए। सुप्रीम कोर्ट को धमकी देने का काम कर रहे हैं, यही काम तो कर सकते हैं ये लोग, और क्या कर सकते हैं, दें धमकी। इसीलिए पीसफुल प्रोटेस्ट में क्यों कह रहा हूँ कि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं ना, जो भारत का संविधान ख़त्म करके भारत के संविधान की झूठी शपथ खा के धोखा दे रहे हैं अपनी शपथ को, उनके जो प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो धमकियाँ आ रही हैं, उसकी ढाल बनने के लिए हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर सरकार, आरएसएस और बीजेपी के लोग, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे ताकतवर मगर बेईमान लोग अदालतों के ऊपर दबाव ना बना सकें। हमें 2018 में मुझे खुद शौक लगा था, मैं भी कभी नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी दबाव हो सकता है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस दिन प्रेस को डायरेक्टली बताया था, उस दिन से मेरी भी आत्मा को झंझोर दिया उसने। तब से मैं इस बात के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के ऊपर
किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाने देंगे हम सरकार को या आरएसएस और बीजेपी को। और तब भी 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जनता से आह्वान किया था, हम भी जनता से आह्वान वही कर रहे हैं कि आएँ और रक्षा करें अपने सुप्रीम कोर्ट की, अपने संस्थानों की। ये सरकार, ये जो प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, सरकारी अधिकारी हैं, ये सब आपके नौकर हैं। नौकरों से संविधान के अनुरूप काम कराने के लिए आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जांच कर ले रहा है आपकी संपत्ति की, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अभी जो प्रावधान है, वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी प्रावधान है कि पूरे राज्य के लिए एक सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हों, जो कॉरपोरेशन के अधिकारी हों या पंचायत के अधिकारी हों या प्राइवेट लोग भी हों, उनसे पूछताछ करके, उनको नोटिस दे के, उनको पूरा मौका दे के, तब किसी प्रॉपर्टी को बड़ी मुश्किल से गजट नोटिफाई करता है। अब डीएम साहब कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है ये सरकारी, तो वो सरकारी, सिर्फ मुसलमानों की नहीं करेंगे, ये शेड्यूल कास्ट प्रॉपर्टीज़ को भी बताएंगे ये सरकारी, तो वो सरकारी। ये काम करने की ताकत आ रही है ना इन्हें, शेड्यूल ट्राइब की भी बताएंगे। और इसी चीज़ को मना करने के लिए ये कानून बता रहे आया है कि सेक्शन 40 में तो ये ताकत है वक्फ बोर्ड को, जिस ज़मीन पे उंगली रख दी वो उनकी। सेक्शन 40 में तो ऐसी कोई ताकत नहीं है। हाँ, डीएम को ये ताकत देना चाहते हैं। जिस चीज़ के खिलाफ ये कानून है वही गलत चीज़ इनके हिसाब से इनके डीएम को चाहिए। तो कितने ईमानदार हैं, और भी कुछ बताने की ज़रूरत तो बताएं। राजा साहब, फिर मुसलमानों को क्या करना चाहिए? फिर बताया तो है, नहीं, क्या सड़क का प्रदर्शन, पीसफुल प्रोटेस्ट, मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के साथ मिलकर सड़कों पे आना ही पड़ेगा। पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए हम जीतेंगे, इसमें मुझे कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश है नहीं।